हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज में। इस चैनल के मीडियम से आप पा रहे हैं उत्तराखंड LT 2024 की फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन। और आज मैं आपके लिए ले आया हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट 5 की क्लास 7। और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे RCI यानी भारतीय पुनर्वास परिषद के बारे में। यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें नई मिलेंगी। और ध्यान रखिएगा, इस क्लास में ही हम जो है कुछ MCQ भी डिस्कस करेंगे, जिनके आंसर आप भी दीजिएगा और अपने आप को चेक भी कीजिएगा। तो ये क्लास आपके लिए रोचक होने वाली है। पहले हम भारतीय पुनर्वास परिषद के बारे में जानेंगे और फिर उसके बाद 7-8 MCQ को सॉल्व करेंगे। तो आपका जो है प्रिपरेशन किस तरह से हो रही है, किस तरह से आपने पढ़ा है, वो यहीं पे चेक हो जाएगा। साथ में आप एक टॉपिक भी नया सीख लेंगे। इससे पहले की 6 क्लासेस यूनिट 5 की आप जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है। वहां आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट जो है, वहां पे 3-4 प्लेलिस्ट आपके पास उत्तराखंड LT 2024 की है। वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, RCI। RCI की फुल फॉर्म होती है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या होती है आपके पास? रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये आपके पास किसकी फुल फॉर्म है? RCI की। और इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय पुनर्वास परिषद। तो हिंदी में भारतीय पुनर्वास परिषद, इंग्लिश में रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अब ये है क्या और कैसे इसकी स्थापना हुई, इस पर डिस्कस करते हैं। तो भारतीय पुनर्वास परिषद यानी RCI की जो है संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित संवैधानिक निकाय है। तो जो भारतीय पुनर्वास परिषद है, वह संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। ध्यान रखिएगा, संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय का मतलब होता है जिसको संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। और उसका जो अ, वो है फंक्शनिंग है, वो गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है। तो ये संवैधानिक निकाय, सांविधिक निकाय है, इसका ध्यान रखिएगा। भारतीय पुनर्वास परिषद RCI की स्थापना 1986 में हुई थी। लेकिन उस समय यह एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित हुई थी। तो उस टाइम जो भारतीय पुनर्वास परिषद है, इसकी स्थापना 1986 में हुई, लेकिन उस टाइम एक किसके रूप में हुई? पंजीकृत सोसाइटी के रूप में। उस टाइम ये संविधिक निकाय नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। सितंबर 1992 में जो है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम संसद में पास हुआ। और उस संसद के अधिनियम द्वारा ही RCI को जो है वो सांविधिक निकाय का दर्जा मिला। तो ये ध्यान रखिएगा, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना 1986 में एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में हुई थी। लेकिन सितंबर 1992 में जो है भारतीय पुनर्वास अधिनियम संसद द्वारा अधिनियम पारित किया गया। और इस अधिनियम के तहत 22 जून 1993 को यह संवैधानिक निकाय बन गया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि यह संवैधानिक निकाय कब बना था आपके पास? ये बना था 22 जून 1993 को। वैधानिक निकाय या संवैधिक निकाय जिसे आप कहते हैं, संवैधिक निकाय कहें या आप वैधानिक निकाय कहें, या आप कहें कि इसको संविधान द्वारा पूरी तरह से लागू करने वाली एक संस्था बना दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि भारतीय पुनर्वास की परिषद की स्थापना 1986 में एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में हुई थी। लेकिन सितंबर 1992 में अधिनियम के तहत 22 जून 1993 को संवैधिक वैधानिक निकाय बन गया था। कौन? RCI। किस अधिनियम के तहत? सितंबर 1992 के अधिनियम के तहत। अब बात करते हैं, इसे और अधिक व्यापक बनाने के लिए 2000 में संसद द्वारा अधिनियम में संशोधन किया गया था। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो RCI में संशोधन कब हुआ था, अगर ये पूछता है तो ये आपका 2000 होगा। तो यहाँ से आपको 3 डेटें याद रखनी है। 1986 में स्थापना, 22 जून 1993 को संवैधानिक निकाय का दर्जा, किस एक्ट के अंतर्गत? भारतीय पुनर्वास अधिनियम के अंतर्गत। और कब ये एक्ट पारित हुआ संसद में? सितंबर 1992 में। और RCI में संशोधन कब हुआ? तो वो हुआ 2000 में। तो यहां से आपको ये चीजें याद रखनी है। 1986 में स्थापना पंजीकृत सोसाइटी के रूप में,
22 जून 1993 को जो है यह संविधिक दर्जा मिला इसे। किस एक्ट के तहत? भारतीय पुनर्वास अधिनियम के तहत। सितंबर 1992 का वो एक्ट था। और इसमें संशोधन कब हुआ, या इस अधिनियम को संशोधित कब किया गया, तो वो 2000 में। अब भारतीय पुनर्वास परिषद का जो मुख्य उद्देश्य है वो विशेष शिक्षा तथा विकलांगता के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मानवीकरण करना है, विनिमय तथा निगरानी करना है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश में, तो मैं बताता हूँ। जैसा आपको विशेष शिक्षा की दिक्कत होगी तो ये है स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन और विकलांगता यानी फिजिकल हैंडीकैप, या जिसे आप पीएचडी कहते हैं। पीएचडी के लिए के क्षेत्र में इस एरिया में जो है उन्होंने क्या किया, प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी ट्रेनिंग प्रोग्राम को मानकीकरण किया। और विनिमय और निगरानी करना है। विनियमन और निगरानी करने का मतलब देखरेख करना, और अगर कहीं कहीं कमी पड़ती है तो उसके लिए उचित साधन का उपयोग में लाना। ये किसका काम है? भारतीय पुनर्वास परिषद का मुख्य उद्देश्य है। अधिनियम विकलांग व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करने वाले अयोग्य व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही भी निर्धारित करता है। ये जो संशोधन हुआ था इसमें, ये हुआ था 2000 में। ये संशोधन क्या हुआ 2000 में? इस अधिनियम के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करने वाले अयोग्य व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही भी निर्धारित करता है। अगर कोई जो है विकलांग व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करने वाले अयोग्य व्यक्तियों अयोग्य व्यक्तियों का मतलब क्या है कि अगर आप विकलांग नहीं हैं लेकिन फिर भी आपने कहीं से विकलांगता की सेवाएं लेना चाह रहे हैं, तो उसके विरुद्ध आपके अगेंस्ट दंडात्मक कार्रवाई भी निर्धारित की जा सकती है। कभी कभी क्या होता है, जैसे विकलांगता का डॉक्टर फर्जी सर्टिफिकेट बना के दे देगा, तो उसमें डॉक्टर भी फंसेगा और बनाने वाला व्यक्ति भी फंसेगा। वही पॉइंट ये कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुनर्वास की भारतीय पुनर्वास परिषद की मुख्य भूमिकाओं की बात करते हैं। तो भारतीय पुनर्वास परिषद की प्राथमिक भूमिका विकलांग व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विनियमित निगरानी करना और पाठ्यक्रम को मानकीकृत करना है। विकलांग बच्चों के लिए या विकलांग लोगों के लिए जो है क्या करना, एक तो उनकी सारी सेवाएं उनके लिए लागू हो रही हैं नहीं हो रही हैं, उन सेवाओं की निगरानी करना, और साथ में जो है पाठ्यक्रम को सुदृढ़ करना। भारतीय पुनर्वास परिषद एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोग, योग्य पेशेवरों, कर्मियों और केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर का अनुरक्षित रखने हेतु के भी उत्तरदायी है। तो इसमें क्या होता है, देखिए, जो रजिस्टर बनेगा केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर, जो आपका विकलांग लोगों का जिसमें डेटा रखा जाता है, उस रजिस्टर को भी क्या करना है, आपको मेंटेन करना है। आरसीआई का काम है। इसके अतिरिक्त आरसीआई केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर को बनाए रखने एवं इसे डोमेन में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने हेतु उत्तरदायी है। जो भी आपके पास फिजिकल हैंडीकैप आपके हैं या आप विकलांग व्यक्तियों के लेके हैं, उनके लिए जो भी चीजें अनुसंधान में हो सकती हैं, नई नई चीजें डेवलप करने का काम, जैसे ब्रेल लिपि हो गया, ब्रेल लिपि के लिए बुक छापना, ये सारे काम क्या है, आरसीआई का है। परिषद आरसीआई को आवंटित पेशेवर एवं कर्मियों की 16 श्रेणियों के लिए शिक्षा तथा प्रशिक्षण के न्यूनतम मानकों को भी निर्धारित करती है। तो आरसीआई ने क्या कर रखा है कि पेशेवरों और कर्मियों की 16 श्रेणियों में विभाजित कर रखा है। इसको शिक्षा तथा प्रशिक्षण के न्यूनतम मानकों को। तो जो भी शिक्षा तथा प्रशिक्षण के न्यूनतम मानक हैं वो आरसीआई ने कितने श्रेणी में बांट रखा है, 16 श्रेणी में कैटेगराइज कर रखा है इसको। आगे बढ़ते हैं। अब इसका महत्व क्या है, देखिए, पेशेवरों, माता पिता तथा अभिभावकों एवं उपलब्धि हासिल करने वाले जैसे हितधारकों के साथ सहयोग करके भारतीय पुनर्वास परिषद का समर्थन, सक्रिय भागीदारी के साथ भारत एक शैक्षिक वातावरण का स्थापन करने का प्रयास किया जा रहा है जो समावेशी और विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाता है। अर्थात आरसीआई का उद्देश्य समावेशी व विकलांग शिक्षा को बढ़ावा देना है। यह विकलांग लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना है मुख्य कार्य। उसके बाद भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई की पहल का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना और उन्हें समान शिक्षा का अवसर देना। जो मैं समावेशी शिक्षा की बात कर रहा था वो इस पॉइंट में क्लियर है कि आपको क्या करना है। आरसीआई क्या करता है,
विकलांग व्यक्तियों को भी समग्र विकास को विकलांग व्यक्तियों के समग्र विकास को भी प्रोत्साहित करता है और उन्हें भी शिक्षा के समान अवसर प्रदान करता है। जो अवसर एक सामान्य व्यक्ति को मिलेंगे वह विकलांग व्यक्तियों को भी मिले। भारतीय पुनर्वास परिषद समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। ये आपने पहले मैंने डिस्कस कर लिया है। अब देखिए ये था आरसीआई के बारे में। आरसीआई के बारे में बहुत ज्यादा चीजें आपको नहीं पढ़नी है, जो शिक्षा से रिलेटेड चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ते हैं। देखें, देश में तकनीकी शिक्षा व्यवस्था की देखभाल किसके द्वारा की जाती है? एमएचआरडी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो भारत में तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था है वो किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, यानी आपकी ऑप्शन नंबर बी, ए आई, अखिल भारतीय AICTE, इसके द्वारा जो है क्या की जाती है, व्यवस्था की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य विश्वविद्यालयों के मामले में कुलाधिपति होता है। देखिए ध्यान रखना, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा है, राज्य विश्वविद्यालय यानी स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा है। तो जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके लिए कौन जो है कुलाधिपति यानी कुलपति का काम करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, किसी राज्य का राज्यपाल, एक राज्य के मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर आप लोग सब सही दे रहे होंगे। इसका होता है सी, राज्य का राज्यपाल। वो जो है क्या होता है, चांसलर होता है, कुलपति भी होता है किसका? स्टेट यूनिवर्सिटीज का। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च प्राधिकरण जो खुले के मानकों को नियंत्रित और विनियमित करता है। खुले, यहाँ पे एक चीज जोड़ दीजिएगा, विद्यालयों। तो खुले विद्यालयों के मानकों को नियंत्रित और विनियमित करने वाला संस्था कौन सी है? भारतीय दूरस्थ शिक्षा परिषद, यूजीसी, एनसीईआरटी, या AICTE। AICTE जो अभी हमने डिस्कस किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास भारतीय दूरस्थ शिक्षा परिषद, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल। ये आपके पास क्या होगी, सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। आज का चौथा प्रश्न है, मुक्त विश्वविद्यालयों को वित्त पोषित किया जाता है। मुक्त विश्वविद्यालयों को जो वित्त है, फंडिंग है, वो कौन करता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूजीसी, एनसीईआरटी, या AICTE। तो इसका भी आंसर आप लोग सब सही दे रहे होंगे, क्योंकि मैंने जब यूजीसी पढ़ाया है, यूजीसी आप पढ़ लीजिएगा, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है यूजीसी की, पार्ट 1, जो मैंने बहुत पहले आपको दे दी थी। इस यूनिट को शुरू करने से पहले मैं यूजीसी आपको बता चुका हूँ, वो आप जरूर देखिएगा, वहां से आपको पता लग जाएगा। तो ओपन यूनिवर्सिटीज को भी जो है विद फंडिंग कौन करता है? यूजीसी, यानी इसका नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। न्यूपा का मुख्यालय कहाँ है? न्यूपा के बारे में हमने परसों भी डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन आया था। तो न्यूपा का जो मुख्यालय है दिल्ली, पुणे, मुंबई और आगरा, इसमें से कहाँ है? तो इसका सही आंसर है आपके पास ए, यानी दिल्ली में। तो दिल्ली में है न्यूपा का मुख्यालय। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। न्यूपा का सर्वोच्च पद क्या होता है? निदेशक का, सचिव का, कुलपति, या इनमें से कोई नहीं। तो न्यूपा का जो सबसे बड़ा पद होता है वो होता है निदेशक का। तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। न्यूपा का जो सबसे बड़ा पद होगा वो क्या होगा? निदेशक का होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो है न्यूपा की पूरक संस्था है, कॉम्प्लीमेंट्री, जो आपकी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है न्यूपा का, वो क्या है? CABE, CCRT, NCERT और फीफा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, न्यूपा का जो पूरक संस्था है वो क्या है? NCERT है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा NCERT। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न और साथ में जो है RCI की पूरी इंफॉर्मेशन। अगली क्लास में मैं आपके लिए लेके आऊंगा कैप, CABE, और उसके पूरी की पूरी निचोड़ उस क्लास में आपसे डिस्कस किया जाएगा। होपफुली आपको क्लास अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव अ नाइस डे।